How I scored 99.59 percentile? What was my strategy? How difficult was my journey? I'm gonna share everything in this video, which will help you in your preparation. So, hello everyone, I am Suman and I got 210 marks in the last UGC NET examination. मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा था, मैंने कौन से बुक्स पढ़े हैं, मेरा जर्नी कैसा था, ये सब बताने से पहले मैं आपको एक स्नैपशॉट दे देता हूँ कि कौन कौन सी टॉपिक में मैं आज बात करूँगा। नंबर 1, व्हाट इज़ यूजीसी नेट। नंबर 2, पेपर स्ट्रक्चर एंड सिलेबस। नंबर 3, माई जर्नी एंड डिसीजन। नंबर 4, why we should study literature and humanities. Number 5, my preparation phase. Number 6, my resources, strategy and mistakes. And number 7, my suggestions. So, what is NET? नेट एग्जामिनेशन आखिर है क्या? इसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इफ़ यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन देन यू विल बी एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। आप किसी भी स्टेट के किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, जून में और दिसंबर में। तो अब बात करते हैं पेपर स्ट्रक्चर एंड सिलेबस की। अब हम अगर पेपर स्ट्रक्चर एंड सिलेबस की बात करें तो इस एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 इज़ जनरल पेपर एंड पेपर 2 इज़ आवर सब्जेक्ट पेपर। जैसे इन माय केस पेपर 2 वाज इंग्लिश। टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 150 क्वेश्चंस रहते हैं। इसका मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। पेपर 1 में 50 एंड पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस रहते हैं। 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है नॉन स्टॉप। अगर हम अब बात करें सिलेबस की तो पेपर 1 में 10 यूनिट्स होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी 10 यूनिट्स होते हैं, लेकिन इसका सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस कोई ओशन से कम नहीं है। इसका एक डिटेल सिलेबस मैं बाद में अपलोड करूँगा, अभी के लिए इतना जान लो। नाउ आई एम गोना शेयर माई journey and decision for this examination. The journey was not easy for me because I was not sure what to do in my life. I took science in my 11th with the flow, but मज़ा नहीं आ रहा था. I felt that I don't belong to this stream. Then I switched to humanities and I took English honors in my graduation. मुझे पोइट्री लिखने का बहुत शौक था, मैं गाने का लिरिक्स भी लिखता था, मैं फिक्शंस भी पढ़ता था, मैं बहुत मूवीज़ देखता था और ऑडियो स्टोरीज भी सुनता था। इसीलिए इस फील्ड में आने के बाद आई वॉज एन्जॉइंग एक्चुअली, बट फिर भी वो सीरियसनेस नहीं था। ग्रेजुएशन निकल गया एंड तब जाकर रियलाइज़ हुआ कि कुछ बनना है, कुछ करना है। देन आई टुक एडमिशन इन मास्टर्स, देन आई स्टार्टेड स्टडिंग विथ मोर सीरियसनेस, बट स्टिल आई डिड नॉट नो व्हाट विल आई डू। फिर मेरे मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर में मैंने देखा कि मेरे कुछ दोस्त एक एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं एंड ये एग्ज़ाम ही था नेट का एग्ज़ाम। तब मुझे पता चला कि ये एग्ज़ाम क्या है एंड मास्टर्स ख़त्म होते होते मुझे ये भी पता चल गया था कि वाई वी शुड स्टडी लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटीज़ अपार्ट फ्रॉम गेटिंग डिलाइटमेंट। आई वुड लाइक टू कोट फ्यू लाइन्स फ्रॉम द रूटलेज बुक। Literature is as old as human language and as new as tomorrow's sunrise. And literature is everywhere, not only in books, but in videos, television, radio, CDs, computers, newspaper, in all the media of communication where a story is told or an image created. Literature can give comfort and consolation, can illuminate and mirror our problems, and can affirm and reinforce social, political, and ideological standpoints. We should study arts and humanities to become more thoughtful, aware, and compassionate individuals who can lead and live meaningfully in this complex world. ये हमारा critical thinking बढ़ाता है and it helps us understand the essence of what it means to be human. Now I will tell my preparation phase. I started the preparation with self-doubt and fear as I did not know the syllabus. मुझे तो सिलेबस समझने में ही कुछ मंथ्स लग गए एक्चुअली। मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन किया था बट इट कुड नॉट हेल्प मी। डेली क्लासेस होते थे, एक दिन का सब पढ़ते पढ़ते ही अगले दिन फिर से क्लासेस आ जाते थे, तो धीरे धीरे सब कुछ पाइल अप हो गया। ना पेपर 1 अच्छे से हो रहा था, ना पेपर 2, और तब तक एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका था। तो मैंने एक हवा में ऐसे ही अटेम्प्ट दे दिया था, वो भी घर वालों के कहने पे, वरना मैं तो एग्ज़ाम नहीं देने वाला था।
लेकिन घर वालों ने बोला तो चलो दे दिया एग्ज़ाम, घूम के ही आ गया एग्ज़ाम सेंटर से। मुझे तो पता था नहीं होगा, लेकिन फिर भी चला गया, घूमने चला गया। एंड दैट फर्स्ट टाइम आई गॉट 81 परसेंटाइल अराउंड, ऐसा ही कुछ मिला था, लेकिन आई वॉज नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस एग्ज़ाम। फिर मैंने अच्छे से खुद से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, बुक से पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, गूगल से, जहाँ से मिले मैं पढ़ने लगा फिर से। लेकिन फिर भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पेपर 2 एकदम शुरू से पढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि ग्रेजुएशन में उतना सीरियसली नहीं पढ़ा था और उसके साथ पेपर 1 भी पढ़ना पड़ रहा था। तो जैसे तैसे कुछ होके, मतलब जितना हो सके कंप्लीट करके, तब तक फिर से एग्ज़ाम के डेट आ चुके थे, तो फिर एग्ज़ाम दिया। फिर भी उतना अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम दिया, आई अपीयर्ड इन दैट एग्ज़ाम। एंड इस बार आई गॉट 178, इस बार कट ऑफ था 182 अराउंड, ऐसा कुछ था। तो 2 क्वेश्चंस की वजह से मतलब छूट गया, फिर से इस बार भी नहीं हुआ। तो ठीक है, थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया और इस बार और भी ज़्यादा मेहनत किया मैंने, और भी ज़्यादा फोकस्ड होके, डेडिकेटेड होके मैंने पढ़ा। लेकिन थोड़ा पैनिक भी हो चुका था अब इस बार, और इसी पैनिक की वजह से मैंने एक गलती कर दी, मैंने ऑनलाइन मटेरियल्स परचेस कर लिया और इट वाज़ नॉट हेल्पफुल एक्चुअली मेरे लिए, क्योंकि मैंने तब तक बहुत बुक्स पढ़ लिया था और उसी बुक्स से मटेरियल्स था, गूगल से था, मैंने ऑलरेडी अपने नोट्स भी बना लिए थे। तो दैट मटेरियल वाज नॉट हेल्पफुल फॉर मी एक्चुअली। और वो जो मटेरियल्स था उसमें ऑथर्स क्रोनोलॉजी वाइज नहीं थे, कभी ये आ रहा था, कभी कोई और ऑथर्स आ रहा था, तो आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। तो फिर से मैंने खुद से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जो जो कमियां थी उसमें काम किया, जो बाकी थे और भी थोड़े थोड़े छूट गए थे, जो जो गैप्स, उसको मैंने फिल किया, फिर से पढ़ने लगा। और इस बार पेपर 1 को अच्छी तरह से डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, और पेपर 2 भी लगभग मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, ठीक है इस बार। तो अब फिर से जब एग्ज़ाम आया इस बार, और इस बार जब एग्ज़ाम दिया, देन 91.34 परसेंटाइल मिला था, एंड दिस टाइम आई वॉज क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली। इस बार भी मेरा नेट छूट गया था, थोड़ा सा मेंटली टायर्ड हो चुका था सच बताऊँ तो, लेकिन आई डिड नॉट गिव अप, आई कुड नॉट, मुझे करना ही था। मैं बहुत ही ज़िद्दी बन गया था कि अब मुझे ये करना ही है। मैंने दिन रात सब एक कर दिया, ठीक है। तो जब ये वाला एग्ज़ाम दिया अब, देन आई गॉट 99.59 परसेंटाइल, 210 मार्क्स आए हैं। नेट का कट ऑफ से मुझे बहुत ज़्यादा आए हैं। मुझे पता था कि मेरा नेट हो गया है इस बार, आई वॉज़ वेरी श्योर। आई वॉज़ थिंकिंग कि मेरा जेआरएफ होगा कि नहीं, क्योंकि जेआरएफ का कट ऑफ होता है 202 से 210 तक ही होता है। पिछली बार भी कट ऑफ था 208, तो मुझे डर था कि जेआरएफ होगा कि नहीं, तो नहीं हुआ, क्योंकि इस बार जेआरएफ का कट ऑफ हो गया 214 आई गेस, 214। तो आई मिस्ड जेआरएफ बाय 2 क्वेश्चंस, लेकिन आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड एक्चुअली। आई वाज सो हैप्पी बिकॉज आई क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन विथ सच ग्रेट मार्क्स। 210 बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली, जितना मिला है, जो मिला है। हाँ, जेआरएफ मिस हो गया, जनरल वालों की कट ऑफ बहुत ही हाई होती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो फाइनली विथ सच ग्रेट मार्क्स आई डिड इट। Now the most important part of the video, where I'm gonna share my resources, my strategy and my mistakes. मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैंने कौन कौन से बुक्स पढ़े थे एक्चुअली, जो पढ़ना ही चाहिए, जो कोर बुक्स है, तो वो है, तो सबसे पहले एडवर्ड एल्बर्ट का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, देन रूटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश बाय डोनाल्ड कार्टर एंड जॉन मैक्रे, then English literature by William Joseph Long, then Beginning Theory by Peter Berry, then A Glossary of Literary Terms by Geoffrey Galt Hobsbawm and Meir Howard Abrams, then Contemporary Literary and Cultural Theory by Pramod K. Nair, then An Introduction to English Criticism by Birjadish Prasad, then A Concise History of Indian Literature in English by Arvind Krishna Mehrotra, और इसके अलावा भी मैंने पढ़ा था आर्यहंट का इंग्लिश बुक एंड केवीएस मदन फॉर पेपर 1। ये सारे बुक्स को छोड़ के मैंने और भी नॉवेल्स और भी ड्रामाज मैंने पढ़े हैं, लेकिन ये सारे बुक्स कोर है, ये आपको पढ़ना ही होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, सारे एज, सारे पीरियड्स आपको अच्छे से जानना है, तो आपको ये बुक्स पढ़ना ही है। मैंने 3 बुक्स पढ़े हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के,
आप एटलीस्ट 2 बुक्स पढ़ सकते हो। एक मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि विलियम जेलोंग पढ़ लो, इसमें सब कुछ स्टोरी जैसे दिया हुआ है, बहुत ईज़ी लैंग्वेज में है। और अगर हो सके तो आप रूटलेज पब्लिकेशन पढ़ो। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन मेरा बहुत फेवरेट बुक भी है। ये पढ़ के मज़ा आ जाता है। इसका बुक में ना मतलब फॉर्मेट एनालिटिकल फॉर्मेट में है। आपको पढ़ के मज़ा आएगा एक्चुअली। तो ट्राई दिस 2 बुक्स। और थ्योरी के लिए बिगिनिंग थ्योरी से स्टार्ट करो आप, देन अगर हो सके तो प्रमोद के नायर पे आप शिफ्ट हो जाओ। अगर ये दोनों बुक पढ़ लिए तो आपका थ्योरी बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत गूगल से पढ़ लेना आपको अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, वरना ये दोनों बुक आपको बेसिक्स तो बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देंगे। और मैंने क्रिटिसिज्म का कोई नोट बनाया ही नहीं क्योंकि विप्रसद का बुक काफ़ी है, इसमें बहुत अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने थोड़ा गूगल से पढ़ा है, यूट्यूब से भी लेक्चर्स देखे हैं, लेकिन ये बुक बहुत ही बढ़िया है। और ए के मेहरोत्रा का बुक मैंने उतना डिटेल में नहीं पढ़ा, मैंने ऊपर-ऊपर से पढ़ा था, बाकी मैंने गूगल से, विकिपीडिया से पढ़ा था। और पेपर 1 के लिए मैंने केवीएस मदान से बहुत डिटेल में पढ़ा है। और इसके अलावा मैंने इंटरनेट से, यूट्यूब पे, ब्रिटानिका से और फ्री साइट्स पे मैंने पढ़ा है। जो भी जर्नल्स मिले मैंने वहाँ से उठा के पढ़ा है। पेपर 2 के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। एंग्लो सेक्शन से शुरू करके, चौसर से शुरू करके एकदम पोस्ट मॉडर्न तक मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है। अलग-अलग कंट्री के लिए अलग-अलग रजिस्टर एंड कॉपी यूज़ किया है मैंने, जैसे ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, क्लासिकल ग्रीक, रोमन, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, ऑस्ट्रियन, अफ्रीकन, कनाडियन, कोलंबियन और जितने भी है और क्या है, ऑस्ट्रेलियन, हर कंट्री का अलग-अलग कॉपी बना के रख दिया था मैंने। डिटेल में बहुत नोट बनाए मैंने। और मैं चार्ट यूज़ करता था क्योंकि चार्ट देख के ना पूरा समरी याद आ जाता था, फिक्शन में क्या था या फिर प्ले में क्या था। बोलता था, फिर पढ़ता था, रिवाइज़ करता था, माइंड मैप्स बनाता था, चार्ट्स बनाता था, ऐसे ही याद करना पड़ता था। बहुत सारे डेट्स थे, क्रोनोलॉजी थे, सारे लिख रखे थे, सारे डेली रिवाइज़ करता था मैं। और सारे क्रोनोलॉजी, सारे डेट्स मैंने रिकॉर्ड करके रखे थे और वही सुनता था मैं बार-बार सारा दिन, सारा रात। अगर पढ़ने का मन नहीं किया तो लिटरेचर रिलेटेड कोई मूवी देख लिया, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस हो या फिर ग्रेट गैट्सबी या फिर एना कैरेनिना, या फिर ऑडियो स्टोरी सुन लिया, रात को सुनते-सुनते सो जाता था। तो ऐसे मैंने सब चीज़ को ग्रैस्प किया है, सारे चीज़ों को याद किया है मैंने। पढ़ाई को मैं अपने डे टू डे लाइफ में पूरी तरह इंजेक्ट कर दिया था कि जब मैं सोता था तब कैंटरबरी टेल्स के ही सपने आते थे। और अगर पेपर 1 की बात करूँ तो मैं एक यूनिट पकड़ता था, उसको अच्छे से पढ़ने के बाद ही मैं अगले यूनिट में शिफ्ट होता था। जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ लिया, तो जब मैं पढ़ता था तो सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया। और रिसर्च के टाइप्स जो होते हैं वो मैंने एक बड़ा फ्लो चार्ट में बना के रखा था और अपने दीवार में चिपका दिया था, तो ऐसे याद किया। या फिर लॉजिकल रीजनिंग में सारे फेलिक्सेस के नाम विथ एग्जाम्पल नोट्स बना के याद करता था। या फिर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स या फिर ऑल समिट्स और वो मिलेनियम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सारे अच्छे से चार्ट बना के मैं पढ़ता था। या फिर हायर एजुकेशन सिस्टम में सारे कमीशंस या फिर एक्ट्स, पॉलिसीज़, सब कुछ अच्छे अच्छे से क्रोनोलॉजी वाइज बना के मैं पढ़ता था। एक्चुअली मैं बुक से दूर हुआ ही नहीं, बुक लेकर ही बैठा रहता था कि मतलब मुझे डर लगता था कि बुक साइड में रख दूँगा तो अगर भूल जाऊँ तो बुक लेकर ही बैठा रहता था कि बस याद रहे मुझे। ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता था एक बुक अगर मेरे साथ हो तो। देखो, पढ़ाई एक्साइटिंग होती है लेकिन बोरिंग भी होती है, खासकर वो सब टॉपिक जो हमें पसंद नहीं तब। इसीलिए आई प्ले विथ स्टडिंग एक्चुअली। मैं बहुत सारे कलर्स के पेन यूज़ करता था, अभी भी करता हूँ। ये ऊपर वाले सारे पेन्स के इंक ख़त्म हैं, नीचे वाले पेन्स का थोड़ा थोड़ा कलर्स बचा है और राइट में एकदम न्यू वाले हैं। मैं डिफरेंट कलर्स के हाइलाइटर्स भी यूज़ करता था एंड स्टिकी नोट्स भी यूज़ करता था। जैसे ये नीचे वाले एकदम ख़त्म, ये वाले थोड़े थोड़े बचे हुए हैं और ये एकदम न्यू। मैं इतने सारे कलर्स इसीलिए यूज़ करता था कि रिवीजन के टाइम मुझे बोर ना लगे और एक ही मतलब स्कैन में मुझे इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे नज़र आ जाए, और ऐसे में पढ़ता था। अब मैं आपको एक मेरा मिस्टेक या फिर मेरा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के बारे में बताता हूँ। अगर आप कोई भी यूट्यूबर को देख लोगे या फिर कोई भी किसी का भी वीडियो देख लोगे तो सारे एक ही चीज़ बोलेगा कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखो, एनालाइज करो और उसी टॉपिक को पढ़ो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादा। और बहुत लोग कहेंगे कि मॉक टेस्ट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट लगाओ। और मैंने इन दोनों में से एक भी नहीं किया था। देखो, इट कुड बी द राइट अप्रोच टू स्टडी इन दिस स्पेसिफिक मैनर, क्योंकि इतना कुछ पढ़ने को है, इतने सारे राइटर्स, इतने सारे वर्क्स, लिटरेचर एक ओशन है। लेकिन मैं जब पीवाई की सॉल्व करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बहुत सवाल मुझसे होते नहीं थे और मॉक टेस्ट तो एकदम ही बेकार लगता था कि
लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब मुझे आ नहीं रहा है क्वेश्चन, तो उस टाइम में मैं रिवाइज करता था या फिर नया टॉपिक पढ़ता था। तो इट वाज माय अप्रोच। स्टडी का कोई फिक्स्ड अप्रोच तो होता नहीं है, तो मैं इसमें कंफर्टेबल था। आई एम श्योर ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए जिन लोगों को मॉक टेस्ट लगाना पसंद नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा आप कैसे उसको यूटिलाइज़ करते हैं, आपका टाइम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, आपका प्रोडक्टिविटी उसमें बढ़ता है कि नहीं। मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता था क्योंकि मुझसे मतलब होते नहीं थे या फिर गलत हो जाते थे, तो मैं और भी डीमोटिवेट हो जाता था, इसीलिए मैं नहीं करता था। और मॉक टेस्ट, इसका नाम मॉक टेस्ट है ही क्यों, मतलब स्कोर बोर्ड देखने के बाद स्कोर बोर्ड हमारा प्रिपरेशन का मॉक करते हैं इसीलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मॉक मीन्स इमिटेशन और रेप्लिका ऑफ रियल टेस्ट, तो इसीलिए इसको मॉक कहते हैं। लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं था, लेकिन ये अच्छा मेथड हो सकता है अगर आपको कम समय में एग्ज़ाम क्रैक करना है जल्दी जल्दी, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपको अगर कम समय में एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इट्स गुड फॉर यू। लेकिन एक्चुअली मुझे जानना था, मुझे नॉलेज चाहिए था, मुझे सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक नहीं करना था, इसीलिए आई गिव टाइम टू माई प्रिपरेशन। इसीलिए मैंने ज़्यादा पढ़ा पहले, सब कुछ समझा, एक सिस्टम क्रिएट किया, फिर जाके मेरा सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हाँ, थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन नाउ आई एम सो कॉन्फिडेंट इन माई फील्ड। लास्टली माई सजेशंस फॉर ऑल ऑफ यू। देखो, आई थिंक पढ़ने का कोई फिक्स्ड मेथड, अप्रोच या फिर टाइम नहीं होता। आप ये देखो आप कौन से टाइम में और कैसे पढ़ के ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पा रहे हैं। मैं ज़्यादातर दिन को या फिर रात को पढ़ता था, दोपहर में ज़्यादा मज़ा नहीं आता था या फिर नींद आ जाता था, तो उस टाइम में मैं इंटरनेट से पढ़ता था या फिर मूवीज़ देख लेता था। लेकिन जितना हो सके मैंने यूटिलाइज़ किया, मतलब अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया, और मैंने प्रॉपर शेड्यूल बना के रखा था कि सारा दिन में मुझे ये सब टारगेट फिक्स करना ही है, टारगेट पूरा करना ही है। तो कोशिश करता था, कभी कभी कंप्लीट होता था, कभी कभी कंप्लीट नहीं होता था, लेकिन ऐसे ही मैंने धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे बस यही करना था। आई गेव माई 200% इन दिस एग्ज़ाम। देखो, यूट्यूब में आपको बहुत लोग मिलेंगे जिन्होंने 6 महीने में, 3 महीने में या फिर 1 महीने में ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा जिन लोगों ने 1 महीने में या फिर 3 महीने में एग्ज़ाम क्रैक किया, उन लोगों का बैकग्राउंड पहले से स्ट्रॉन्ग था, वो लोग ग्रेजुएशन से अच्छे से पढ़ रहे हैं, उन लोगों का पहले से एम था, ठीक है। और अगर आप शॉर्टकट से एग्ज़ाम निकाल भी लोगे ना, तो आप खोखले रह जाओगे। आपको इंटरव्यू के टाइम या फिर बाद में रिसर्च पेपर पब्लिश करने के टाइम या फिर बाद में परेशानी और दिक्कत हो सकता है। मुझे लगता है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकालना होगा तो एटलीस्ट 8 से 12 मंथ का प्रिपरेशन, सॉलिड प्रिपरेशन चाहिए। आप अपने स्ट्रैटेजी पे फिक्स रहिए, एक बार इसका स्ट्रैटेजी, एक बार उसका स्ट्रैटेजी, ऐसे मत स्विच कीजिए। खुद पे भरोसा रखना, और याद रखना सबका टाइम जोन अलग होता है, कोई पहले सक्सेसफुल होता है तो कोई बाद में सक्सेसफुल होता है। Remember, a house can be built in one day, but a palace needs much more time. You can do it. Just be honest with your preparation. बाकी भगवान पे छोड़ दो. Someone is protecting us. तो बस यही था. If you have any query, then let me know. अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी रिलेटेबल लगा हो या फिर कुछ हेल्पफुल लगा हो, then ज़रूर बताइएगा. All the best for your exam. Thank you.